सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जो कि RS प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज के कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख लेना, जिसके अंतर्गत मैं आपको RS प्री एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो व्याख्या सहित करवाता हूं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज में आपको हर विषय से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे हम करंट अफेयर्स की बात कर सकते हैं, इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, पॉलिटी की बात कर सकते हैं, राजस्थान जीके, ठीक है, साइंस टेक वगैरह, साइंस और सारे विषय लगभग इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लाता हूं। तो ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी अगर आप RS प्री एग्जाम 2023 की या फिर हम कह सकते हैं कि RS बनने का सपना रखते हैं। तो दोस्तों, करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, बात करते हैं जो नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें प्रथम स्थान है तमिलनाडु का। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की हम या फिर इंडेक्स की पूरी बात कर लेते हैं, जिसमें हम राजस्थान की भी बात करेंगे कि राजस्थान का इस इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो ये एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यानी राज्य की जो निर्यात क्षमता है वो कितनी है, ठीक है, उसका जो प्रदर्शन है वो कैसा है, इस आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, इसका स्कोर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, वरना नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, 80.89 इसका स्कोर है। उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि प्रथम जो स्थान किसका है, तमिलनाडु का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा कर्नाटक का। ये आप याद रखें तो अच्छी बात है, लेकिन आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है कि प्रथम स्थान किसका है, तो तमिलनाडु का। और उसके बाद में हमारे राजस्थान का, तो आपको स्कोर भी याद करना है और इसका स्थान कौन सा है ये भी याद करना है। तो हमारे राजस्थान का जो स्कोर है वो है 54.80 और इसका स्थान कौन सा है, तो 13वां स्थान है इस इंडेक्स में। ठीक है, ये इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब इस जो EPI बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, इस रिपोर्ट के 4 स्तंभ है। मेंस में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, प्री की दृष्टि से भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको 4 स्तंभ की कौन से EPI 2022 रिपोर्ट के 4 स्तंभ है, तो उसमें आपको एक लिखे ना और 3 लिख दे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इसको याद करके जाइएगा। तो इसके 4 इंडेक्स हैं। एक तो है नीति, ठीक है, पॉलिसी। दूसरा है व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र यानी ट्रेड इकोसिस्टम। तीसरा है निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद में आपका जो निर्यात एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उस पर ये चौथा स्तंभ है। ठीक है, तो ये 4 आप स्तंभ याद रखिएगा। इसी आधार पे राज्यों का जो प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो 4 स्तंभ नीति, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट में कुल जो 56 इंडिकेटर हैं, संकेतक हैं या सूचकांक है, उसका उपयोग किया गया। ये भी बात आप याद रख सकते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन सीरीज, ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, RS प्री एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है RS करंट अफेयर्स के नाम से, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपको पता होगा, पीछे विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम है वो हुआ था, और इसमें जो फीमेल में कौन जीती तो आपको पता ही होगा, मार्केटा बोंद्रोसोवा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चेक गणराज्य की थी। और विंबलडन ग्रैंड स्लैम में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कारेज ने, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा प्रथम महाराष्ट्र
उद्योग पुरस्कार है वो 2023 में पहली बार है ये दिए गए हैं उद्योग रत्न पुरस्कार नाम से। तो ये उद्योग रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो ये रतन टाटा को। ठीक है, तो प्रथम महाराष्ट्र उद्योग पुरस्कार के अंतर्गत उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, रतन टाटा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सभी याद करेंगे, लेकिन कुछ और जो इसमें पुरस्कार दिए गए वो आपको याद रखने हैं। जैसे उद्योग मित्र पुरस्कार, युवा उद्यमी पुरस्कार, यानी ये जो भी युवा उद्यमी हैं उनको दिया जाता है उद्योग मित्र पुरस्कार। और ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो आधार पूनावाला को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये क्या है, CEO हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उद्योग मित्र पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो आधार पूनावाला को। उसके बाद में उद्योगिनी पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी होती है उसको दिया जाता है। तो ये कार्लोस्कर समूह की जो गौरी कार्लोस्कर हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है, आपको ये नाम याद रखना है बस। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि उत्कृष्ट मराठी उद्योजक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये उत्कृष्ट मराठी उद्यमी को दिया जाता है। तो ये सहादरी फार्म्स हैं उसके अध्यक्ष व MD विलास शिंदे को दिया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये नाम याद करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार इसको देख लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि अंग्रेजी पहला कथन है, उसके बाद में उसका कारण दिया गया और हमें दोनों का जो संबंध है वो बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो पहला कथन देखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा ने सन 1844 के बाद बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के तीनों प्रेसिडेंसी में अच्छी प्रगति की। तो ये कथन अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है। जब मैकाले के द्वारा जो शिक्षा पर रिपोर्ट दी जाती है 1835 के आसपास, उसके बाद में लॉर्ड जो विलियम बेंटिक हैं उनके द्वारा काफ़ी कॉलेज हैं वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित खोले जाते हैं, चाहे वो बंगाल में हो, बॉम्बे में हो, चाहे वो मद्रास। इन तीनों ही प्रेसिडेंसी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजेस हैं वो ओपन किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पहला कथन सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन हम बात कर लेते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने उन भारतीयों को सरकारी रोजगार देने का फैसला किया जो अंग्रेजी स्कूल से शिक्षित थे। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी कथन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब अंग्रेजी शिक्षा को 1844 के बाद बढ़ावा दिया गया, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, इनमें यहाँ पे कॉलेज खोले गए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो अनेक भारतीय हैं वो भी इस जो कॉलेजेज हैं उनमें दाखिला लिया। उसके बाद में जो भी अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित थे उनको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रोजगार दिया गया। ठीक है, और मैकाले ने एक बात भी कही थी कि कोई भी जो वर्ग हैं वो त्वचा या रंग से भारतीय हो, लेकिन नैतिकता और विचारों से वो ब्रिटिश लगना चाहिए। ठीक है, जब मैकाले ने ये अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बढ़ावा दिया था उस समय ये बात कही थी। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। ये किसका कथन है, तो ये मैकाले का कथन है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दोनों कथन A और R सही हैं और दोनों आपस में क्या हैं, कथन और कारण की सही व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे C नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। वो डिस्पैच यानी शिक्षा से संबंधित जो दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा जो वुड्स डिस्पैच है 1854 का, लॉर्ड डलहौजी के टाइम का, जिसे हमारे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो उसके संबंध में ये कथन दिया गया, हमें उस पर हमें विचार करना है कि वुड्स डिस्पैच 1854 में जो आया उसने अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत के वैज्ञानिक कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिया। उसके बाद में दूसरा कथन कि सन 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है, को स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं या फिर कौन से ये क्वेश्चन है कि कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, तो पहला कथन हम देख लेते हैं कि जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसने अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत के वैज्ञानिक कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिया। यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत कैसे है, क्योंकि जो वुड डिस्पैच आया था उसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं और इसने इस अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है उसके लिए सुझाव नहीं दिया था। जो आपका ये वुड डिस्पैच था उसने क्या दिया,
इस यानी सभी वर्गों को शिक्षा दी जाए, इस पे जोर दिया था। ठीक है, ये अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का वैज्ञानिक कार्यान्वयन का सुझाव इसने नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि जो हंटर कमीशन आया था रिपन के काल में, उसके द्वारा किसकी सिफारिश की गई थी? तो ये कथन कह रहा है कि स्कूल और महाविद्यालय शिक्षा से संबंधित नहीं, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को लेकर अनुशंसाएं दी गई थी। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कथन गलत हैं, तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो इंडियन इकोनॉमी है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे माना या गिना जाना जाता है? ठीक है, यानी जीडीपी के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे सभी घरों का किराया मूल्य, नवनिर्मित कारों के साथ साथ सेकंड हैंड कारों को भी खरीदना, सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन और छात्रवृत्ति। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यानी जीडीपी में किसे शामिल किया जाता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं पहले कथन की बात करूँ तो सभी घरों का किराया मूल्य, तो ये बिल्कुल है, इसमें शामिल किया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें कि नवनिर्मित कारों के साथ साथ सेकंड हैंड कारों को भी खरीदना, इसमें जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवनिर्मित जो भी कारें हैं उनको तो जीडीपी में गिना जाता है, लेकिन जो सेकंड हैंड है उनको नहीं गिना जाता, क्योंकि पहली जो नवनिर्मित कार है उसको गिना जा चुका है। अब इस कार को आप खरीदते हैं, यानी कोई भी कंपनी है जैसे फरारी है, उसकी कार आप खरीदते हैं नवनिर्मित, तो उस कंपनी से आप खरीदते हैं तो उस कंपनी का जितना भी मूल्य है वो जीडीपी में ऐड हो चुका है। अगर आप अब उस कार को घर पे लाते हैं और किसी और को बेचते हैं तो वो सेकंड हैंड हो गई, अब उसका मूल्य है वो जीडीपी में नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे पहला कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है। उसके बाद में सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन, छात्रवृत्ति या जिसे हम वजीफा बोलते हैं पेंशन को, तो ये भी जीडीपी में शामिल नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। कितने कथन सही हैं? तो केवल 1। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात और, जब सेकंड हैंड कारें हैं उनको आप खरीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं बिचौलियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं बिचौलियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके माध्यम से सेकंड हैंड कार है वो आप खरीदते हैं। तो जो बिचौलियों के द्वारा सेवा आपको दी जाती है, आपको जो भी कार जो बेचने वाला है उसके पास आपको ले जाया जाता है। ठीक है, और जो मूल्य आप दोनों के मध्य, आप कितने में खरीदना चाहते हैं वो कितने में बेचना चाहता है, ये दोनों निर्धारित करता है। तो आप क्या है, उसको जो बिचौलिया है वो आपको सेवा दे रहा है, उसके बदले आप जो रुपए उसको दे रहे हैं वो क्या है जीडीपी में शामिल किए जाएंगे, लेकिन जो सेकंड हैंड कारों की खरीदना बेचने ये शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे केवल 1 कथन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये अति चालकता यानी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है कि अति चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि अति चालकता एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई सामग्री बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध दिखाती है। ठीक है, दूसरा कथन है अति चालकता सामग्री भारी मात्रा में ऊर्जा बचा सकती है, इसका उपयोग अत्यधिक कुशल विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। और तीसरा कथन है कि अति चालकता केवल उच्च तापमान पर ही संभव है। कितने कथन गलत हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अति चालकता है क्या। तो दोस्तों जब हम कोई भी पदार्थ है उसको एक इतने निम्न तापमान पर ले आते हैं और इतने निम्न तापमान पर लाने के बाद उस पदार्थ में जो विद्युत है वो बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट के बहने लगती है, उसी स्थिति को हम बोलते हैं अति चालकता। ठीक है, तो यहाँ पे अति चालकता है वो केवल निम्न तापमान पर ही संभव है। तो ये तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात करें कि जो अति चालकता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसकी जो खोज है वो 1911 के आसपास हाइके कामरलिंगे ऑन्स ने की थी। ठीक है, हाइके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाइके कॉमरलिंगे ऑन्स ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइके कॉमरलिंगे ऑन्स ने 1911 में अति चालकता की खोज पारे में की थी, यानी HG में की थी। ठीक है, और इसमें होता क्या कि किसी पदार्थ को इतने निम्न तापमान पर लाया जाता है
जिससे क्या होता है कि उसके अंतर्गत जो विद्युत का प्रवाह है वो बिना प्रतिरोध, बिना किसी रुकावट के होने लगता है। और आप सभी को पता होगा, प्रतिरोध के बारे में आप पढ़ते हैं कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं तो उसके विद्युत धारा के भाव के विरुद्ध एक बल लगता है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो अति चालकता की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि ये जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। इसी स्थिति को हम बोलते हैं अति चालकता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और बात करूं मैं, अति चालकता एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई सामग्री बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध दिखाती है। नहीं, अभी मैं आपको क्या कह रहा था, अति चालकता की स्थिति में क्या हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कथन गलत है और तीसरा कथन भी गलत है। और बात करें दूसरे कथन की, अति चालकता सामग्री भारी मात्रा में ऊर्जा बचाती है, बिल्कुल, और इसका उपयोग हम अत्यधिक कुशल विद्युत उपकरण बनाने में भी ले सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कितने कथन गलत हैं, तो 2 कथन गलत हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अति चालकता के बारे में, और क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब अति चालकता की स्थिति क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को इतने निम्न तापमान पर ले आते हैं उसमें क्या हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और इसी स्थिति में जब अति चालकता की स्थिति में कोई पदार्थ आता है उसी समय उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी शून्य हो जाता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र के शून्य होने को हम बोलते हैं मैनसन प्रभाव। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि मैनसन प्रभाव क्या है। तो अति चालकता की स्थिति में जब कोई पदार्थ आता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, प्रतिरोध के साथ साथ उसका चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं मैनसन प्रभाव। ठीक है, तो मैनसन प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बता दिया है, तो आप याद रखिएगा अति चालकता के बारे में सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपकी राजस्थान की पॉलिटी है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो टीवी राजेश्वरम, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल या फिर स्वरूप सिंह। तो दोस्तों, अब तक हमारे राजस्थान में 8 राज्यपाल ऐसे हैं जिनको दूसरे राज्य के राज्यपाल जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कितने? 8 राज्यपाल हैं राजस्थान में। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले किसको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह जब गुजरात के राज्यपाल थे, ठीक है, उस समय इनको राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन हमारा, ये भी राजस्थान पॉलिटी या फिर हम कह सकते हैं स्टेट पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है कि जो महाधिवक्ता का पद होता है जो कि राज्यों में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महाधिवक्ता का पद है वो अनुच्छेद 165 में है, और ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्यों में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो इसका कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि ये राज्य सरकार को विधिक मामलों में क्या है, सलाह देता है। उसके बाद में बात करते हैं, जो महाधिवक्ता है उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। जो भी वेतन भत्ते हैं महाधिवक्ता के वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। इसका वेतन भत्ता भी निर्धारित कौन करता है? राज्यपाल। त्यागपत्र भी किसको देता है? राज्यपाल को। ठीक है, नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर कथन हमारा गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों जो भी राजस्थान या फिर जो हमारी संविधान में स्वायत्त संस्थाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है, नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन है कि जो राजस्थान में जिला आयोजना समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी भारतीय संविधान में जिला आयोजना समिति का उल्लेख है वो 243 ZD में इसका उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 243 ZD में जिला आयोजना समिति का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है।
और बात करें राजस्थान की जो जिला आयोजना समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 25। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में जो जिला आयोजना समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 25 सदस्य होते हैं। और इसमें से दोस्तों याद रखिएगा जो भी जिला आयोजना समिति है उसके सदस्यों में से 4/5 सदस्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, निर्वाचित होते हैं। यानी जैसे हमारे राजस्थान में जिला आयोजना समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 25, यानी 25 का 4/5 हम करते हैं तो आप देखेंगे लगभग 20 सदस्य क्या है, यानी 20 सदस्य लगभग क्या 20 सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा जो 5 सदस्य हैं उनमें से 2 सदस्य हैं वो तो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे और 3 हैं वो कौन होंगे, जो पदेन होंगे, जिसमें जिला प्रमुख आ जाएगा, जो आपका जिले का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसके अलावा जो ACO है यानी अतिरिक्त जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सदस्य आ जाएंगे इसमें पदेन सदस्य। और इसका प्रमुख कौन होता है यानी इसका मुखिया कौन होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी जिला आयोजन समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग सारी डिटेल है वो जिला आयोजना समिति के बारे में बता दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कि आपका जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा जिला कलेक्टर। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। यानी जो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में बनाया गया था उसके साथ जो भी बातें या फिर कांग्रेस का जो आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे तो 15-16 ही क्वेश्चन है तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन रहे नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही शानदार। तो क्वेश्चन देखिएगा अगला, प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासक अपने क्षेत्र में किन से भाग नामक कर वसूलते थे, तो याद रखिएगा किसानों से। ठीक है, किसानों से एक भाग नामक कर है वो महाजन पद काल में शासकों के द्वारा वसूला जाता था। तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आर्य महिला सभा की स्थापना, तो अब आपको सीधा याद रखना है नेली सेन गुप्ता, ये इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य महिला सभा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। नेक्स्ट देखिएगा ये आ गया आपका मिडिवल हिस्ट्री से कि दिल्ली जो सल्तनत काल है उसमें तबकात ए नासिरी की रचना किसने की, तो ये की थी मिनाज उस सिराज ने। ठीक है, और ये जो तबकात ए नासिरी है ये किसको समर्पित है, तो दिल्ली के जो सल्तनत कालीन जो आपके सुल्तान हुए हैं, शासक हुए हैं, नासिरुद्दीन महमूद, उसको समर्पित हैं। और इसी तबकात ए नासिरी में मिनाज उस सिराज ने नासिरुद्दीन महमूद को क्या कहे, दिल्ली सल्तनत काल में सभी शासकों में उसको आदर्श शासक बताया है। किसने, मिनाज उस सिराज ने, किस बुक में, तबकात ए नासिरी में। ये भी आप याद रखिएगा। आज का हमारा अंतिम क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि BPL आहार परीक्षण हाल ही में खबरों में था। ठीक है, पीछे ये खबरों में था 2-3 महीने पहले। तो ये किससे संबंधित है, तो BPL आहार परीक्षण है ये आपका किससे संबंधित है, 6 रोग जिसे आप TB भी बोल सकते हैं, तपेदिक भी बोल सकते हैं, तो उससे संबंधित है। सीधा आप याद रखिएगा। इसमें BPL क्या है, तो ये एक नैदानिक परीक्षण है। इसके साथ ही आपको क्या है कि कुछ आपको दवाएं दी जाती है 3, और इसलिए इसका नाम है BPL आहार परीक्षण। ठीक है, तो इसमें आपको 3 जो है दवाइयाँ दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। इसमें आप याद रखिएगा बी से बेंडा क्विलिन आपको दी जाएगी, उसके बाद में प्रिटोमैनिड दी जाएगी, और लास्ट में लाइनजोलिड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इस परीक्षण के बारे में। ये जो कौन कौन सी आपकी दवाएं हैं इसमें शामिल की गई है, तो पहली है बेंडा क्विलिन, उसके बाद में प्रिटोमैनिड, उसके बाद में लाइनजोलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा
कि जो प्रतिहार कालीन शासक हैं महिर भोज, उनके बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे महिर भोज के बारे में पहला कथन है कि वह दक्कन के राष्ट्रकूट का एक सफल और महत्वाकांक्षी शासक था। अभी मैंने आपको क्या कहा, महिर भोज एक कौन है, तो गुर्जर प्रतिहार कालीन क्या है, शासक रहे हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि महिर भोज ने गुजरात में मालवा के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। तो यह कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन हम देख लेते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान वह उस समय की 3 बड़ी शक्तियों में से थे। तो बिल्कुल जो महिर भोज थे या फिर प्रतिहार कालीन जो शासक हैं वो त्रिपक्षीय संघर्ष में एक बहुत यानी 3 बड़ी शक्तियां हैं, पाल और राष्ट्रकूट और आपके गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन के हमारे सही है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण RS प्री एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, और आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।